नमस्कार, मैं हूं अभिजीत और आज की बात अभिजीत की पॉडकास्ट में हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसा विषय जो हमारे समाज के सभ्य होने के दाव पर तमाचा मारता है। हम बात करेंगे बलात्कार की। बात अभिजीत की। बलात्कार जो सिर्फ एक अपराध नहीं है, एक घिनौनी कृत्य भी है। हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे जिले में नसरापुर गांव में जो हुआ, उसने मानवता को शर्मसार कर दिया। एक 4 साल की मासूम बच्ची जो अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए नानी के घर आई थी, उसे एक 65 साल के दरिंदे ने अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर उसकी हत्या कर दी। क्या हमारी बेटियां सुरक्षित है? आज हम भारत की उन घटनाओं का लेखा जोखा लेंगे जिन्होंने देश को हिला दिया था, और ये पूछेंगे कि हमारा कानून और समाज आखिर कहाँ खड़ा है। नसरापुर की उस घटना पर गौर कीजिए। आरोपी का नाम है भीमराव कांबले। 65 साल की उम्र है, लेकिन मन में वही पुरानी गंदगी है। औरत को एक भोग वस्तु के स्वरूप में देखा जाना। उस मासूम को क्या पता था कि जिस गाय के बछड़े को देखने के लिए लालच में वो जा रही है, वही उसकी मौत का कारण बनेगा। उस दरिंदे ने उसे खिलौने या खाने का लालच नहीं दिया। उसने उस बच्ची को मासूमियत का फायदा उठाया उसका। सोचिए उस नन्ही सी जान पे उसने कितनी पीड़ा सही होगी जब वो दरिंदा उसे रौंद रहा होगा। तब उस कोमल देह पर क्या गुजरी होगी। अधमरी हालत में उसे गोबर के ढेर में फेंक दिया गया और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। सुन के भी रूह कांप जाती है। अब यह सवाल उठता है कि क्या कपड़ों की वजह से बलात्कार होते हैं? नहीं। अक्सर कुछ लोगों का कहना होता है कि औरतों को ढक कर रहना चाहिए, ढंग से रहना चाहिए, ठीक ठाक कपड़े पहनने चाहिए, सजना संवरना नहीं चाहिए। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, उस 4 साल की बच्ची में ऐसे कौन से गुण थे? उसने ऐसे कौन से भड़काऊ कपड़े पहने थे? हकीकत यह है कि बलात्कार कपड़ों की वजह से नहीं होता, बल्कि उस बीमार सोच की वजह से होता है जो एक 4 साल की बच्ची में भी अपनी हवस को ढूंढ लेता है। ये सिर्फ पुणे की बात नहीं है। अब बात करते हैं ऐसी कुछ वारदातों की जिन्होंने समाज को एक तमाचा मार दिया था। आज तक हम उससे उभरे नहीं है। अरुणा शानबाग 1973 मुंबई केएम अस्पताल की ही वार्ड बॉय ने क्रूरता से बलात्कार किया। जंजीरों से उसकी गले को दबाया। इस वजह से अरुणा शानबाग के मानसिक और शारीरिक क्षमता पर जो दबाव पड़ा, उसकी वजह से वो कोमा में चली गई। आरोपी केवल 7 साल की सज़ा काटकर बाहर आ गया, शादी करके बच्चे वगैरह पैदा किए और मर गया। लेकिन अरुणा 42 साल तक कोमा में रही। निर्भया केस 2012 दिल्ली, चलती बस में पैरामेडिकल छात्रा के साथ बर्बरता हुई, हत्या हुई। 4 दोषियों को भी 2020 में फांसी दी गई। एक ने जेल में ही आत्महत्या कर ली, एक नाबालिग होने के कारण छूट गया, पता नहीं कहाँ है। शक्ति मिल्स 2013 मुंबई के एक फोटो जर्नलिस्ट के साथ खंडहर में सामूहिक बलात्कार हुआ। आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई, जो बाद में उम्र कैद में बदल गई। कठुआ केस 2018 जम्मू कश्मीर में 8 साल की बच्ची को मंदिर में बंधक बनाकर बलात्कार किया गया और हत्या की गई। 3 दोषियों को उम्र कैद और 3 को 5 साल की सजा हुई। हैदराबाद में दिशा 2019 एक वेटरनरी डॉक्टर के साथ सरेआम गैंगरेप हुआ और उसे जिंदा जला दिया गया। उस समय भी ऐसे ही जन सैलाब सड़कों पर आया था। पुलिस ने चारों आरोपियों को एनकाउंटर कर दिया। जनता ने तालियां बजाई, लेकिन क्या उससे बलात्कार रुक गए? और किसी ने सवाल नहीं पूछा कि वो चारों आरोपी सचमुच के आरोपी थे? हाथरस केस 2020 उत्तर प्रदेश, दलित युवती के साथ सामूहिक बलात्कार और मौत। मुख्य आरोपी को उम्र कैद हुई, अन्य 3 को सबूतों के अभाव पर रिहा किया गया। बदलापुर केस 2024 महाराष्ट्र में स्कूल के अंदर ये 2 बच्चों के साथ यौन शोषण हुआ। आरोपी अक्षय शिंदे को पुलिस ने एनकाउंटर में मारा गया। फिर बात करते हैं कोलकाता पश्चिम बंगाल की। एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ आरजीकर अस्पताल में जो हुआ, वो तो आपको मालूम ही होगा। उसने पूरे देश के डॉक्टरों को और मोहल्लों को असुरक्षित महसूस कराया। अस्पताल जैसी जगह भी सुरक्षित नहीं है। महाराष्ट्र के बदलापुर की घटना को कैसे भूल सकते हैं?
बंगाल की घटना को कैसे भूल सकते हैं, मणिपुर की घटनाओं को कैसे भूल सकते हैं। निर्भया से लेकर आज तक हाथरस हो या कठुआ, मासूम बच्चियां और महिलाएं इस विकृति की भेंट चढ़ती ही रही है। अब बात करते हैं न्याय की। जब ऐसी घटना होती है तो सोशल मीडिया पे गुस्से का सैलाब आता है, कैंडल मार्च निकलते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बातें होती है, ये काट दो, वो काट दो, मार दो, फांसी चढ़ा दो, जला दो चौक में। लेकिन हकीकत क्या है? कितने अपराधियों को असल में फांसी हुई है? निर्भया के दोषियों को फांसी होने में 7 साल लग गए। कई मामलों में आरोपी सालों तक जेल में बिरयानी खाते रहते हैं और पैरोल पे बाहर आके फिर से पीड़िता के परिवार को धमकाते रहते हैं। पुणे के इस भीमराव कमले पर 1998 और 2015 में भी छेड़खानी के केस दर्ज थे। महिलाओं के साथ छेड़खानी, अगर उसे तब कड़ी सजा मिली होती तो आज ये 4 साल की बच्ची शायद जिंदा होती ना। हमारा सिस्टम तब जागता है जब लाशें गिर जाती है, अपराधी जमानत पर बाहर घूमते रहते हैं और समाज उन्हें स्वीकार भी लेता है। यह हमारी इस व्यवस्था की सबसे बड़ी नाकामी है। हम कब तक चुप रहेंगे? हमारी रगों का खून कुछ महीनों के अंतराल पर खौलता है और फिर ठंडा पड़ जाता है। हम अगली बड़ी घटना का इंतजार करने लगते हैं। नसरापुर की वह बच्ची अब कभी वापस नहीं आएगी। उसकी नानी और माँ की चीखें शायद कुछ दिनों में शांत भी हो जाए, लेकिन समाज के माथे पर यह जो कलंक बना रहेगा ना, वो कभी नहीं मिटेगा। दोस्तों, न्याय तब होगा जब अगली बार किसी बच्ची को बछड़ा दिखाने के बहाने ले जाने वाला हाथ खौफ से कांप जाएगा। एनसीआरबी के चौंकाने वाले आंकड़े आपको मालूम है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो भारत में अपराध के आंकड़ों का विश्लेषण करने वाली संस्था है ये। उसके अनुसार ये अपनी स्थिति जो है ना, वो बहुत गंभीर है। भारत में हर दिन औसतन 85 से लेकर 90 तक बलात्कार के मामले दर्ज होते रहते हैं। यानी हर 15 या 20 मिनट के अंदर एक महिला के साथ दरिंदगी होती रहती है। लगभग 94% मामलों में अपराधी पीड़ित के जान पहचान के ही होते हैं, रिश्तेदार, पड़ोसी या दोस्त। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बलात्कार के मामले सबसे अधिक दर्ज किए गए हैं। दिल्ली को तो ये रेप कैपिटल कहा जाता है। क्या है? बलात्कार के मामलों में दोषियों को सजा मिलने की दर मात्र 27% से 30% के आसपास ही है। यानी 100 में से सिर्फ 70 अपराधी किसी न किसी कानूनी दांवपेच से बच निकलते हैं। अब कानूनी कदम क्या बदला, ये देखते हैं। निर्भया कानून आया 2013 को। बलात्कार की परिभाषा को और व्यापक बनाया गया और कुछ मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान भी किया गया। पोक्सो POCSO एक्ट 2012 में आया। बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण के बारे में कड़े कानून बनाए गए। 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार पर अब फांसी की सजा संभव है। फास्ट ट्रैक कोर्ट, न्याय जल्दी मिले इसके लिए विशेष अदालतों का भी गठन किया गया है। ये आंकड़े केवल संख्या नहीं है, ये उन चीखों का हिसाब है जिन्हें समाज और सिस्टम ने अनसुना कर दिया। दरिंदों को सिर्फ फांसी नहीं बल्कि ऐसी में सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई ऐसा सोचने की तक हिम्मत न करे। जैसे उस बच्चे का दम घुटकर मौत हुई, वैसे इन राक्षसों को तड़पना चाहिए, तड़पाना चाहिए। जब तक फांसी की सजा केवल कागज पर रहेगी और अपराधी पैरोल पे घूमते रहेंगे, बाहर घूमते रहेंगे, मौज करते रहेंगे, तब तक रास्ता रोको या मोमबत्ती जलाने से ये विकृति खत्म नहीं होगी। लेकिन सिर्फ कानून से काम नहीं चलेगा, कानून से काम नहीं चलेगा। हमें अपने घरों में लड़कों को भी संस्कार देने पड़ेंगे। कैसे संस्कार? सोचिए, लड़कों के दिमाग से जो औरत है, वो औरत की प्रतिमा क्या होनी चाहिए? माँ, बहन, बेटी। मेरे एक्टिंग एकेडमी में एक छात्रा को बलात्कार हुई महिला को इमेजिन करना था और एक पुरुष को बलात्कारी बनना था। इम्प्रोवाइजेशन कर रहे थे वो दोनों भी फील करते करते इतने असहज हो गए कि इम्प्रोवाइज नहीं कर सके। बहुत अस्वस्थ लग रहे थे और फिर उन्होंने वो रोक दिया। ये बात होती है संस्कारों की। अमजद खान ने बरसात की एक फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य दिए थे, राखी गुलजार और अमिताभ बच्चन की फिल्म। तो ऐसे दृश्य देने से उन्हें नींद नहीं आई थी, वो अपने आप को कोसते रहे थे और उन्होंने फिर कभी फिल्मों में ऐसा किरदार नहीं करेंगे ऐसी कसम खाई थी। फिल्म बैंडिट क्वीन में फुलन देवी पे हुआ बलात्कार दिखाया गया है।
एक नग्न स्त्री को देखने जाने वाली मास ऑडियंस वो दृश्य देखने गई थी, लेकिन स्तंभित हो गई थी, अस्वस्थ महसूस कर रही थी, वो देख नहीं पाई। जिनमें स्त्री के बारे में बचपन से जो अच्छे संस्कार मिले हैं वो कभी भी बलात्कार का समर्थन नहीं करते हैं। हमें उस सोच को खत्म करना होगा जो औरत को सिर्फ एक भोग वस्तु समझते हैं। अब सवाल यह उठता है, इन घटनाओं में सरकार कितनी दोषी है? देखिए, जब भी कोई ऐसी वारदात होती है, सरकारें अक्सर कड़े कानून का झुंझुना थमा देती है। लेकिन क्या सिर्फ कानून बना देना काफी है? पुणे की घटना में आरोपी भीमराव कांबले पर पहले से ही छेड़खानी के केस 2 केस दर्ज थे। अगर पुलिस की हिस्ट्री शीटर लिस्ट में उसका नाम था तो वह खुलेआम समाज में कैसे घूम रहा था? क्या उस पर कोई निगरानी नहीं थी? सरकार का काम सिर्फ FIR लिखना नहीं है, बल्कि अपराधी के मन में कानून का खौफ पैदा करना है, बराबर ना? हमारे देश में तारीख पर तारीख का जो सिलसिला चलता रहता है वो अपराधियों का हौसला बढ़ा देता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के नाम पे सिर्फ औपचारिकता ही होती है। जब न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं तो पीड़ित का परिवार टूट जाता है और समाज उस घटना को भूल जाता है। सरकार की असली विफलता उसकी सुस्त न्याय प्रणाली है। और एक कड़ी बात ऐसी भी है, कुछ मामलों में पोक्सो या बलात्कार जैसे आरोपों को कानून द्वारा किसी बेगुनाह को ब्लैकमेल करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है, जिसके कारण आरोपी की तरफ से डरकर मोटी रकम मिल सके और पुलिस और प्रशासन मिल बांट कर खा सके। ये सच्चाई है। अक्सर ऐसी घटनाओं के बाद हम देखते हैं कि रास्ता रोको होता है, चक्का जाम होता है और भारी जन आंदोलन किए जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इनमें से ऐसी कोई घटनाएं टाली जा सकती है? इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। क्यों जरूरी है आंदोलन? क्यों जरूरी है? अगर कोलकाता या बदलापुर जैसी घटनाओं के बाद लोग सड़कों पे ना उतरते तो शायद प्रशासन फाइलों को दबा देता। जन आंदोलन सरकार को जवाबदेह बनाता है। यह सिस्टम को मजबूर करते हैं कि वह अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग जाए। जब हजारों लोग सड़कों पे होते हैं तब जाकर पुलिस और प्रशासन मंत्रियों को अपनी कुर्सी हिलानी पड़ती है, हिलती दिखाई देती है। लेकिन सिर्फ आंदोलन से मानसिकता नहीं बदलेगी। यस, सिर्फ आंदोलन से मानसिकता नहीं बदलती। रास्ता रोको से उस समय का दबाव तो बनता है, लेकिन क्या वह उस दरिंदे को रोकता है जो किसी अंधेरी गली में घात लगाकर बैठा है? आंदोलन एक प्रतिक्रिया, रिएक्शन है, निवारण नहीं है, प्रिवेंशन नहीं है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया, संस्कारों की बात। हमारे बच्चों को ऐसे संस्कार दो। हमारे बच्चों को कहो कि एक लड़की की तरफ, एक स्त्री की तरफ देखने का नजरिया क्या होना चाहिए। हम और एक बात कर सकते हैं, प्रशासनिक दबाव। हमें सिर्फ तब नहीं जागना है जब कोई बड़ी घटना हो। हमें अपने स्थानीय पुलिस स्टेशनों को, निर्वाचित प्रतिनिधियों को, MLAs, MPs को लगातार सवाल पूछते रहने होंगे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बजट और योजनाएं कहाँ है? CCTV और स्ट्रीट लाइट्स का ऑडिट क्यों नहीं होता है? अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो इन दिनों महाराष्ट्र की गलियों से लेकर न्यूज रूम्स तक छाया हुआ है। महाराष्ट्र माझी लाडकी बहन योजना। चुनाव से ठीक पहले सरकार ने घोषणा की कि राज्य की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जाएंगे। सुनने में यह बड़ी मदद लगती है, लेकिन इसके पीछे की टाइमिंग और मंशा पर सवाल उठना लाजमी है। क्या ये वास्तव में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण है, या सिर्फ एक बहुत बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश? जब सुरक्षा की बात आती है तो सिस्टम के पास बजट नहीं होता। जब फास्ट ट्रैक अदालतों की और CCTV की बात आती है तो फाइलें दफ्तरों में धूल खाती रहती है, खो जाती है। लेकिन जैसे ही चुनाव की आहट होती है, खजाने के दरवाजे खुल जाते हैं। आज के दौर में 1,500 रुपये में क्या नहीं होता? क्या होता है? क्या ये राशि एक महिला की गरिमा, उसकी सुरक्षा और उसके साथ होने वाले अपराधों के दर्द की भरपाई कर सकती है? हालिया रिपोर्ट्स बताती है कि डिजिटल ऑडिट के बाद लाखों महिलाओं के नाम इस लिस्ट से काट दिए गए हैं। यानी चुनाव खत्म तो क्या लाड़की बहन का साथ भी खत्म? ये रेवड़ी संस्कृति
फ्री कल्चर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय उन्हें सरकारी मदद का मोहताज बनाती जा रही है। सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं, हमें सत्ता में हिस्सेदारी की भी बात करनी होगी। केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल पास किया जो संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण की बात करता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेंच है। यह बिल कानून तो बन गया, लेकिन यह लागू कब होगा? इसका जवाब है जनगणना और परिसीमन के बाद। विश्लेषक कह रहे हैं कि शायद 2029 या उसके बाद तक महिलाओं को यह अधिकार नहीं मिलेगा। तो क्या यह भी सिर्फ एक चुनावी जुमला था? क्या हम महिलाओं को सिर्फ लाभार्थी बनाकर रखना चाहते हैं या उन्हें निर्णायक या डिसीजन मेकर बनाना चाहते हैं? महाराष्ट्र की महिलाएं पूछ रही है, हमें 1,500 रुपये नहीं चाहिए, 1,500 रुपये नहीं चाहिए, सुरक्षित सड़कें चाहिए, हमें फ्री की स्कीम नहीं चाहिए, हमें फास्ट ट्रैक न्याय चाहिए। पुणे, बदलापुर और कोलकाता की घटनाएं चीख चीख कर कह रही है कि महिलाओं को घर चलाने के लिए 1,500 रुपये, 1,500 रुपये से ज़्यादा अपनी जान और सलामती की चिंता है। सरकारी पैसा बांटकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। क्या 1,500 रुपये का लालच महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के प्रति आपके सिस्टम की विफलता को छिपा सकता है? क्या हम अपनी बेटियों की सुरक्षा के बदले इन चुनावी उपहारों को स्वीकार कर लेंगे? जब आधे देश की आबादी महिलाओं की है तो उनके अधिकारों को अगली जनगणना तक टालना क्या उनके साथ धोखा नहीं है क्या? दोस्तों, सशक्तिकरण जेब में रखे 1,500 रुपये से नहीं, बल्कि बेखौफ होकर रात को सड़क पे चलने की आज़ादी से आता है। जब तक न्याय और सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती, ये योजनाएं सिर्फ एक राजनीतिक निवेश बनकर रह जाएंगी। आप क्या सोचते हैं? क्या ये पैसे महिलाओं की स्थिति बदलेंगे या सिर्फ वोटों की गिनती बदलेंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। लगभग 46,000 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट, जिसे हाल ही में वित्तीय दबाव के कारण कुछ हद तक कम किया गया था। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023, इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटा नहीं है, जो एक बड़ा विवादित मुद्दा है। दोस्तों, रास्ता रोको और आंदोलन हमारे गुस्से का इजहार है और यह जरूरी भी है ताकि सरकार सो न सके। लेकिन स्थायी समाधान तब होगा जब न्याय की गति बुलेट ट्रेन जैसी होगी और समाज की सोच में महिलाओं के प्रति सम्मान का बीज बोया जाएगा। तो सिर्फ कैंडल्स जलाने से, आंदोलन करने से, रास्ता रोको से हल नहीं निकलने वाला। जागिए, सोचिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी आवाज़ उठाती रहिए और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण है, इंसान रहिए। ये बात नहीं है किसी दुनिया को जितने की हो, ये बात है तेरी खुद की, खुद पे जीत की। अभी जी